हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला मुद्दा है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये किन चीज़ों से मिल के बना है। नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमारे अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जो कि है करीब करीब 78%। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा गैस है वो है ऑक्सीजन गैस, जो कि है करीब करीब 21%। और 78% और 21% को आप मिलाइए तो हो जाएगा 99%। बचेगा 1%। वो 1% गैसेस कौन सी हैं? ये हैं अदर गैसेस, जो कि हैं 1%। और ये अदर गैसेस में कौन सी तमाम तरह की गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्साइड। इसके बाद हीलियम गैस, मीथेन गैस, मीथेन गैस यानी कि CH4 से हम डिनोट करते हैं इसे। ये सब चीजें आपको अभी आप क्लास 7th में, जब आप क्लास 8, 9th में जाएंगे कि ये सब केमिस्ट्री में सब आएगा आपके पास। इसके बाद ओजोन गैस, ओजोन गैस को हम डिनोट करते हैं O3 से। आर्गन गैस, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O गैस। तो ये सब तमाम तरह की गैसेस हैं जो अदर गैसेस में हैं और ये सिर्फ 1% हैं ये सब मिला के। तो ये जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का ये अभी है, करोड़ों अरबों सालों के बाद। अब एक और बड़ी खास चीज़, हमारे अर्थ में इतना ऑक्सीजन है कि हमारी अर्थ में आग जल पाती है, वरना बाकी सारे प्लैनेट्स में देखिए तो बाकी प्लैनेट्स में आग नहीं जल सकती है, क्योंकि उन प्लैनेट्स में इतनी ऑक्सीजन ही नहीं कि आग जल पाए। और मर्क्यूरी जो प्लैनेट है उसमें इतनी ऑक्सीजन है लेकिन वहाँ फ्यूल नहीं है इतना। अब इन अलग अलग गैसेस को अलग अलग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में। नाइट्रोजन गैस इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। प्लेंटी का मतलब होता है कोई चीज़ जब ज़्यादा मात्रा में हो, ज़्यादा वॉल्यूम में हो। तो प्लेंटीफुल यानी कि कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा मात्रा या वॉल्यूम में हो, वो है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस का खेल देखिए कि हमारे अर्थ में, एटमॉस्फेयर में ये गैस क्या खेलती है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब जो पेड़ पौधे हैं इन्हें अपना खाना बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होती है, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस को सीधा इस हवा से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों का खाना इनकी पत्तियों में बनता है। तो इनकी पत्तियां जब फोटोसिंथेसिस करती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखती हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही खेल चलता है पत्तियों में, तो नाइट्रोजन की जगह नहीं बचती। तो अब नाइट्रोजन भी चाहिए पेड़ पौधों को। तो अब ये होता कैसे है? तो अब इन नाइट्रोजन को पेड़ पौधे सीधा डायरेक्टली नहीं ले पाते। तो होता ये है कि बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कुड यूज इट। तो मिट्टी में और कई सारे पेड़ों की जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और उसका फॉर्म चेंज करते हैं, यानी कि उसको कुछ इस तरीके के फॉर्म में बदल देते हैं कि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें और यूज कर सकें। तो इस तरीके से नाइट्रोजन घूमती रहती है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। अब जरा देखते हैं कि ऑक्सीजन का क्या खेल है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा की बात करी जाए तो दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन गैस क्या करती है? ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज दे ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब हम जो इंसान हैं, जितने भी तरह के जानवर हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस पैदा होती है पेड़ों से फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है और यहाँ पे हैं हम इंसान,
तो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों से निकलती है और हम इंसान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और हम इंसान जब सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो ये खेल चलता है, ऑक्सीजन गैस इंसान और तमाम जानवर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे लेते हैं, और इस तरीके से ये बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो यही चीज़ है कि ऑक्सीजन का बैलेंस ऑफ ब्रेथ बना रहता है। हमारी जो सांस है वो इनकी सांस से आती है और इनकी सांस हमारी सांस से आती है। तो अब डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज इन अ बैलेंस। इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितनी है, ये चीज एक बैलेंस में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं होती और कम भी नहीं होती, एक बैलेंस वे में रहती है। However, this balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As the result, the Earth's atmosphere, weather and climate are getting affected. अब हम इंसानों ने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया तो हम इंसानों ने तमाम तरह से एनर्जी बनाने की कोशिश करने लगे, और इस दौरान हम इंसानों ने कोयला जलाना शुरू किया। कोयला जला के उससे बिजली बनाना शुरू किया और बिजली से ही हमारी दुनिया चल पाती है। इसके बाद हम इंसानों ने ऑयल जलाना शुरू किया। ऑयल अलग अलग तरह का होता है और इसी तरीके से हमने अलग अलग ऑयल से अलग अलग गाड़ियाँ और अलग अलग प्लेन्स और शिप्स चलाने शुरू किए। और इस दौरान जब हम इतना सब कुछ कोयला और ये ऑयल जलाते हैं तो बिलियंस ऑफ टन्स यानी कि करोड़ों अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस एटमॉस्फेयर में समा जाती है। अब ये बैलेंस ऑफ एयर तो हमने डिस्कस कर रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम तमाम जीव जंतु सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं पेड़ पौधे, लेकिन जब इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो पेड़ पौधे सारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोख पाएंगे। तो अब इससे होगा क्या कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाएगी। तो ये जो बैलेंस है, तो ये बैलेंस इफेक्ट होने लग जाएगा, और इस बैलेंस की वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर और वेदर और क्लाइमेट सब इफेक्ट होने लग जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि हमारे ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से क्या होगा। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है। जब हम ये समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है, तब हमें आइडिया लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से क्या होगा। तो अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। अब यहाँ पे एक टर्म दो बार यूज हुआ है और अलग अलग तरीके से हुआ है। एक बार यूज हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरी बार यूज हुआ है ग्रीन हाउस गैस। तो अब पहले तो डिस्कस करते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ काफी ज्यादा ठंडक पड़ती है। तो अब इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है कि वहाँ पे जो फल हैं और जो सब्जियाँ हैं, ऐसे पेड़ पौधे उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगहों में अब इंसान बस गए हैं, खाना चाहिए, तो किया क्या जाता है, वहाँ ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउसेस यानी कि शीशे के बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं और उन शीशे के घरों के अंदर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आसमान में सूरज आता है और सूरज की रोशनी ग्रीन हाउस के अंदर आती है, तो ये रोशनी पहले तो एब्जॉर्ब हो जाती है थोड़ी सी, और बाकी रोशनी रेडिएट होती है। और जब ये रोशनी रेडिएट होती है तो पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाती,
सूरज की रोशनी का एक हिस्सा अंदर ही रह जाता है और इसके बाद उस बंद शीशे के घर में, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो जाहिर तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी ज़्यादा होने लगती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ये गर्मी को सोखती है। तो अब सूरज की किरणें जो आईं और अंदर ही कैद होके रह गईं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनकी गर्मी सोख लेगी और ज़्यादा। तो इस वजह से जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो जाएगा, थोड़ी सी गर्मी रहेगी और इस वजह से वहाँ पेड़ पौधे आराम से उग सकेंगे। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है, ये जो चीज़ चल रही है, यानी कि सूरज की रोशनी थोड़ा सा उसका एक हिस्सा कैद हो जा रहा है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्मी सोख ले रही है, इस चीज़ को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये जो फितरत है कि वो गर्मी सोख लेती है और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होने लग जाता है। ये गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, ये गर्मी को अंदर ही ट्रैप कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये जो फितरत है, इस वजह से इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ये गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अकेली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के जैसी ही एक गैस है मीथेन CH4 और एक और गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ऐसी भी कई सारी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये भी यही काम करती हैं कि सूरज की रोशनी को पूरी तरीके से बाहर नहीं जाने देती, थोड़े से हिस्से को कैद कर लेती हैं और गर्म हो जाती हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आइडिया लग गया होगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ में ज़्यादा होने लग जाएगी तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने लग जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने लग जाएगा तो होगा क्या? When this level increases, the heat retained increases and temperature of the earth also increases. This is called global warming. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हीट रिटेन्ड है ये बढ़ने लग जाएगी, जो गर्मी सोख लेती है हमारी अर्थ, और इस वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ये भी बढ़ने लग जाएगा। और इस चीज़ को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारी अर्थ धीमे धीमे से गर्म हो रही है। तो ये पूरा आइडिया आपको रहा ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक्चुअली अच्छी चीज़ है हमारे अर्थ के लिए, क्योंकि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती यहाँ लाइफ पॉसिबल होने के लिए। मैं आपको समझा चुका हूँ ये चीज़, जब अर्थ की लेयर होती है, सूरज की रोशनी आती है, सब समझा चुका हूँ। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद है हमारे अर्थ के लिए। लेकिन जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ही ज़्यादा होने लग जाता है तो इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। हमारी दुनिया धीमे धीमे से गर्म हो रही है और इस चीज़ को कहते हैं, एक बड़े लेवल पे देखा जाए इसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। हमारे अर्थ का क्लाइमेट बदल रहा है। तो चलिए मैं आपको आइडिया देता हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। और ये क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम इंसानों को, और ख़ास तौर पे जो आपकी जनरेशन है, जो आपकी पीढ़ी है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट होंगे, उन इफ़ेक्ट्स को मेरी पीढ़ी या अभी जिन लोगों की उम्र 40-50 साल या उससे ज़्यादा है वो लोग नहीं झेलेंगे। क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे इफ़ेक्ट आप लोगों की जनरेशन झेलेगी। जो आप लोग अभी क्लास 6-7 में हो, 12-14 साल उम्र है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा ज़िंदगी आप लोगों की नरक होने वाली है। तो कम से कम आप लोगों को क्लियरली एक आइडिया रहना ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या हैं। अब इसके बाद क्लाइमेट चेंज, ये चीज़ आपके NCERT की बुक्स में बताई गई है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, और उसकी बेसिकली 2 वजहें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों की उम्र बहुत कम है। आप लोग अभी क्लास 6-7 में हो, 12-14 साल आपकी उम्र है, अभी आप दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हो, तो अभी बताने का भी कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, अगर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चीज़ें भी बताई जाने लगी, ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करने लग गए आपकी किताबों में, तो आपकी क्लास 7th ज्योग्राफी की किताब जो इतनी पतली है वो इतनी मोटी हो जाएगी।
तो ये चीज़ें बताना दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ साल भर ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आपको सब पढ़ना है। आपको सिर्फ यही चीज़ नहीं पढ़नी है। तो ये मजबूरी भी है इस एजुकेशन सिस्टम की। तो अब ये जो एनसीईआरटी के राइटर्स हैं, इन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको जिक्र कर दिया है, और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस टॉपिक को रिसर्च करो, आप इस टॉपिक के बारे में तमाम सब चीज़ें पढ़ो, आप किताबें पढ़ो, तमाम आर्टिकल्स आते रहते हैं इंटरनेट पे, आजकल तो अक्सर ही आते हैं, तमाम जर्नल्स पढ़ो, साइंस जर्नल्स, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू वगैरह देखो, ये सब तमाम रिसर्च, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के ज़माने में अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता, वो आपकी गलती है। तो ये उम्मीद एनसीईआरटी के राइटर्स ने आपसे करी है कि ये चीज़ें आप खुद से सीखो, एंड मे भी शायद आगे की क्लासेस में ये टॉपिक के तौर पे आए भी। खैर, ये टॉपिक मैंने अपनी तरफ से काफ़ी समझाया, अलग अलग एस्पेक्ट बताए हैं। आप अभी, आपकी उम्र कम है, ऐसा हो सकता है कि इस टॉपिक में मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊं, ये चीज़ें पहली बात तो आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको एक कहानी की तरह सुन लेनी है। कई सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कई सारी चीज़ें आप शायद ना समझ पाओ, आप कनेक्ट ना कर पाओ कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप जब बड़े हो गए, अभी आप क्लास 7th में हो, जब आप क्लास 9th 12th में आओगे, आगे ज़िंदगी में आओगे, तो ये वीडियो आप दोबारा से देखिएगा। इसको मैं अलग से एक वीडियो बना के कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट में डालूंगा। आप दोबारा से ये चीज़ देखना, कुछ सालों के बाद आपको कुछ नई बातें समझ में आएंगी, कुछ नई बातें फील होंगी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। तो ये पूरा क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताऊंगा। और एक और बहुत ख़ास चीज़, इस टॉपिक की जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में लिख के मत आना, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्स में कुछ चीज़ लिख के आ जाओ और आपके टीचर आपको बुला के पूछें कि आपने ये क्या लिखा है, तो आप ढंग से बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि सर मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में एक सर पढ़ा रहे थे, उन सर ने ऐसी ऐसी कोई बात बोली थी तो मैंने लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना। आप कोई चीज़ तब लिखो, कोई चीज़ तब बोलो जब आपको अच्छे से पता हो। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिख के नहीं आना है। ये चीज़ें बस एक कहानी के जैसे सुन लीजिए। जैसे आप फिल्में देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वैसे आप ये कहानी की तरह सुन लीजिए। जितना समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कई चीज़ें तो आगे आने वाली ज़िंदगी में सीखिएगा। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ क्लाइमेट चेंज की, और ये कहानी सुनने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, और हम इंसान ये जानते हुए भी और ये समझते हुए भी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम इंसान कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अगर हम इंसान कुछ कर नहीं पाएंगे उस लेवल पे, तो ये प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाएगी, और इस प्रॉब्लम की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। और ये तमाम प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम इंसानों के लिए। अगर हम इंसान इन प्रॉब्लम्स को ढंग से फेस कर पाए और अपनी अर्थ को सही से मैनेज कर पाए, तब तो हम इंसान डेवलप करते करते टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसा हम चल रहे हैं, दुनिया जैसी अभी चल रही है और आगे भी जैसा चलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, अगर इसी तरीके से चलता रहा और हम अपनी अर्थ को मैनेज नहीं कर पाए, इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक सभ्यता के तौर पे ख़त्म हो जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है। अगले आने वाले 30-40 साल में इस बात का फैसला हो जाएगा कि हम इंसान इस अर्थ में 80 साल जी पाते हैं या 100 साल जी पाते हैं या 120 साल, या इसके आगे भी शायद 500 साल या हज़ारों साल जी पाते हैं। इस चीज़ का फैसला अगले आने वाले 30-40 सालों में हो जाएगा। फिर थैंक यू।